जो पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि जो लोकतंत्र का जो शासन होता है उसमें जो शासक होता है वह अपनी मनमानी नहीं कर सकता। उसके लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं जिन्हें मानना नागरिक और वहाँ के शासन के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो देश का जो सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से संविधान के नागरिकों के अधिकार, सरकार की जो शक्ति होती है और उसके कामकाज के तौर तरीकों को निर्धारित करता है। तो इसी तरह से इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे कि संविधान निर्माण के संबंधित बहुत सारे प्रश्न होंगे जिनका हम उत्तर खोजने की कोशिश भी करेंगे। और इससे पहले हम ये गौर कर लेते हैं कि जो संविधान है और दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने किस तरह से अपने संविधान को निर्माण करने के लिए किस तरह से काम किया था और उसका रोल क्या था। तो इसी बात पर हम गौर करने वाले हैं और इसके बाद फिर हम भारतीय संविधान के बारे में जो मूल्य हैं, उसके विचार हैं, उस पर चर्चा भी करने वाले हैं। तो जो नागरिकों के जीवन और सरकार के अच्छे कामकाज के लिए ये जो संविधान है किस तरह से बढ़िया ढांचा उपलब्ध कराता है। तो हम जानेंगे कि दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान किस तरह से स्वरूप में आया। तो इसके लिए एक स्टेटमेंट है, मैं आपको बताऊंगी, तो आप मुझे वो कमेंट करके बता सकते हैं कि स्टेटमेंट किसने दिया है। तो बड़े ध्यान से सुनेंगे। मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया है और मैं ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया है। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें कि सभी लोग पूरे मेल जोल के साथ रहें और सबको समान अवसर उपलब्ध हो। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूँ और अगर ज़रूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं जान देने को भी तैयार हूँ। तो ये जो कमेंट है वो किसने कहा है, तो इसको आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो फिर हम बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका के जो लोकतांत्रिक संविधान में। तो वहाँ जो संविधान किस तरह से बना उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। एक नाम आता है, हमने सुना है, नेल्सन मंडेला। तो उनका क्या था कि दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार थी, उसने उन पर मुकदमा चलाया। किस नाम से? देशद्रोह की। कि उनको ये लगा, जो गोरों की सरकार थी दक्षिण अफ्रीका में, किसकी सरकार थी? गोरे। तो गोरे मतलब अंग्रेज लोग, तो उनकी सरकार थी। और जो नेल्सन मंडेला थे वो क्या थे? काले, रंग रूप से वो काले थे, तो उनको अश्वेत श्रेणी में रखा जाता था। तो गोरे लोगों ने उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया और उन्हें 7 अन्य जो नेता थे तो और 1964 में रंग भेद के चलते वाली जो शासन व्यवस्था की विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सज़ा दे दी थी। क्योंकि नेल्सन मंडेला थे, उन्होंने क्या किया था, जो रंग भेद की जो नीति चल रही थी तो उसके विपरीत उन्होंने आवाज़ उठाई, उनके खिलाफ आवाज़ उठाई कि इसको बंद कर देना चाहिए। लेकिन गोरे लोगों ने उसको देशद्रोह का मुकदमा चलाकर उनको जेल में बंद कर दिया। तो 28 वर्षों तक, है ना, 28 वर्षों तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका की सबसे जो भयावह जेल होती है उसमें रखा गया, रोबेन द्वीप में कैद रखा गया। तो बहुत लंबा टाइम होता है, 28 वर्ष तक। तो फिर जो रंग भेद के खिलाफ जो संघर्ष हुआ था वो किस तरह से हो रहा था? रंग भेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशेष तौर पर चलाई जा रही थी। एक व्यवस्था चलाई जा रही थी जिसके अंतर्गत जो लोग थे, काले लोग थे, और जो दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे, और यूरोप के गोरे लोगों ने लादी थी उन पर, दक्षिण अफ्रीका पर। और 17वीं और 18वीं सदी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को भी उसी तरह से हथियारों और जोर जबरदस्ती के गुलाम बनाया था जैसे कि हम भारतवासियों को। तो दक्षिण अफ्रीका को भी जो अंग्रेज़ थे उन्होंने आक्रमण कर लिया और वहाँ पर उन देश को गुलाम बना लिया था। फिर अपनी ही सत्ता उधर लागू कर दी गई थी। और हालांकि वो अल्पसंख्यक थे गोरे लोग और बहुमत में थे काले लोग, लेकिन फिर भी उनके गोरे लोगों के हाथ में सत्ता थी, तो और उनका ही प्रभुत्व चलता था।
तो इस तरह से बहुत सारे उलट काफ़ी बढ़ती, गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में बस गए थे और उन्होंने स्थानीय शासन को अपने हाथों में ले लिया था, उनका शासन चल भी रहा था। और रंगभेद की जो राजनीति थी, उनके लोगों को उनकी चमड़ी के आधार पर बांट दिया था, यानी कि गोरे लोग और काले लोगों में बांट दिया था। अब गोरे लोगों के लिए कुछ अच्छी सुविधाएं कर दी थी, अच्छे अच्छे चीज़ों को गोरे लोगों के लिए रखा गया था और काले लोगों के लिए अलग से व्यवस्था कर दी थी। तो ये सब किस आधार पे किया जा रहा था? रंग के आधार पर। और रंगीन चमड़ी वाले कुछ लोग भी थे जिनको, जैसे भारत से गए हैं, अन्य देश से गए हैं, तो वो रंगीन चमड़ी वाले लोग उन्हीं में गिना जाता था, अशिक्षित लोगों में। तो उनको एक तो छोटा समझा जाता था, नीचा समझा जाता था, और गोरे लोग उनको नीचा समझते थे, छोटा समझते थे, और विशेष रूप से उन्हें वोट देने का भी अधिकार नहीं दिया गया था। रंग भेद के शासकीय नीति अश्वेतों के लिए खासतौर से क्या थी? दमनकारी। वो हमेशा दमन कर रहे थे। उन्हें गोरों की बस्तियों में रहने की तो बिल्कुल इजाज़त थी ही नहीं, और काम भी जब करते थे ना तो परमिट लेकर ही वो वहाँ पर काम करने के लिए जा पाते थे। उनके लिए रेल हुई, गाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय, समुद्र के जो तट भी हुए, जो स्विमिंग पूल हुए, और जो सार्वजनिक शौचालय होते हैं, और बहुत सारी जो सार्वजनिक चीज़ें होती हैं, वो भी सबसे अलग बना दी गई थी। गोरों के लिए सारी चीज़ें अलग होती थी उपयोग के लिए, और कालों के लिए ये सारी चीज़ें अलग कर दी गई थी। और उनको यहाँ तक कि जो भगवान होता है ना, कि भगवान गिरजाघर होते, तो भगवान का तो मंदिर एक होता है, लेकिन नहीं, काले लोगों के लिए अलग मंदिर बना दिया गया, गिरजाघर बना दिए गए, और गोरे लोगों के लिए इसके लिए अलग व्यवस्था की गई थी। तो इस तरह के जो अश्वेत लोग थे, तो उन्होंने क्या किया? एक संगठन बनाए, और इस भेदभाव व्यवहार का विरोध करने के लिए वो करना चाहते थे, इसका विरोध करना चाहते थे, लेकिन उनको ये अधिकार भी नहीं था कि वो इस चीज़ का विरोध करें। तो 1950 से ये जो अश्वेत लोग थे, रंगीन चमड़ी वाले थे और भारतीय मूल के जो लोग थे, इस प्रणाली के खिलाफ फिर संघर्ष करने लगे, जूझ रहे थे। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए, हड़तालें आयोजित की, और भेदभाव वाली इस जो प्रणाली थी उसका भी विरोध करने वाले संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले एक एकत्रित। उन्होंने फिर कोई व्यक्ति जब बहुत लगातार, कोई समुदाय लगातार इससे उत्पीड़न होता है, तो फिर क्या करता है? वो विद्रोह शुरू कर देता है। इस तरह से वहाँ दक्षिण अफ्रीकी लोग थे, और जो समुदाय के जो लोग थे रंग रूप से रंगीन चमड़ी वाले, उन्होंने फिर जो वहाँ का जो झंडा था तो उसके नीचे आकर उन्होंने क्या बनाया? एकजुट हो गए, और बहुत सारे संघर्ष करने के लिए उन्होंने संघर्ष करने लगे, प्रदर्शन किए उन्होंने, और बहुत सारे मजदूर संगठन भी आ गए। कम्युनिस्ट जो पार्टी थी वो भी इसमें शामिल हो गई थी। अनेक जो समझदार लोग थे, संवेदनशील गोरे लोग भी रंगभेद समाप्त करने के आंदोलन में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ में आ गए थे। ऐसा नहीं था कि सभी लोग गोरे एक से थे, कुछ समझदार लोग, गोरे लोग भी थे, वो भी जो अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस थी उसका समर्थन कर रहे थे। और उन बहुत सारे देश थे, उन्होंने भी इस चीज़ की निंदा भी की, बुराई भी की, भाई ये ठीक नहीं है, और इस व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने आवाज़ भी उठाई। लेकिन गोरी जो सरकार थी, उन्हें हजारों जो अश्वेत लोग थे, रंगीन चमड़ी वाले लोग थे, उनकी हत्या कर दी। दमन करते हुए अपने शासन को उन्होंने जारी रखा, वो उन्होंने कुछ फेरबदल नहीं किया। फिर क्या हुआ? एक नए संविधान की ओर की तरफ चली। तो रंग भेद के खिलाफ जब बहुत ज़्यादा संघर्ष होने लगा, विरोध बढ़ गया, तो फिर एक बार आकर सरकार को ये एहसास होने लगा अब जोर जबरदस्ती से अश्वेतों पर अपना हम राज कायम नहीं रख सकते। इसलिए गोरी सरकार ने अपनी नीतियों में कुछ बदलाव लाना शुरू कर दिया। भेदभाव वाले कानूनों को उन्होंने क्या किया? वापस ले लिया, और राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध और मीडिया पर लगी पाबंदियां भी उठा ली, क्योंकि उन्होंने कहा था कोई राजनीतिक दल नहीं बनाएगा, और मीडिया पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिए थे, केवल उन्हीं की साइड में ही जो छपेगा वो उन्हीं की साइड से छपेगा। तो ये जो प्रतिबंध थे वो गोरे जो लोग थे उन्होंने हटा दिए थे। फिर क्या हुआ? 28 वर्ष तक उसमें नेल्सन जो मंडेला थे वो जेल में थे 28 वर्ष तक। फिर उनको जेल में रखने के बाद नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया गया। फिर
26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया गया और यह दुनिया का एक लोकतांत्रिक देश बन गया। रंग भेद वाली शासन व्यवस्था क्या हो गई थी? समाप्त हो गई थी और सभी नस्ल के लोगों ने मिलीजुली सरकार के गठन का एक रास्ता खोल लिया था। तो इतना सब कुछ हुआ। तो ये सब कैसे हुआ है? और इस असाधारण बदलाव के बाद दक्षिण अफ्रीका के पहले जो राष्ट्रपति थे नेल्सन मंडेला के ने क्या महसूस किया होगा? तो उन्होंने किस तरह का स्टेटमेंट दिया वो आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे दो समूह रंग भेद वाली शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने पर सहमत हो गए, क्योंकि दोनों एक दूसरे की भलमनसाहत पर भरोसा था और वे इसे मानने को तैयार थे। मेरी कामना है कि दक्षिण अफ्रीका के लोग कभी भी अच्छाई पर विश्वास करना न छोड़ें और इस बात में आस्था रखें कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही हमारे लिए लोकतंत्र का आधार है। तो ये स्टेटमेंट दिया नेल्सन मंडेला ने। तो ये लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के उदय के साथ ही अश्वेत जो नेताओं ने अश्वेत समाज से आग्रह किया कि सत्ता में रहते हुए गोरे लोगों ने जो जुल्म किए थे, ये आग्रह किसने किया था? अश्वेत नेताओं ने। किन लोगों से? अश्वेत समाज से। क्या कि जो गोरे लोग ने जितने भी जुल्म किए हैं अश्वेतों पर, उन जुल्मों को वे भूल जाएं और गोरे जो लोग हैं उनको माफ़ कर दें। उन्होंने कहा कि अब सभी नस्लों और स्त्री पुरुष की समानता, कोई भी नस्ल हो, सभी नस्लों को, चाहे और फिर वो स्त्री हो या पुरुष हो, उनकी समानता है। लोकतांत्रिक मूल्य, सामाजिक न्याय और मानव अधिकारों पर आधारित नए दक्षिण अफ्रीका का क्या करेंगे? निर्माण करें। एक पार्टी ने दमन और नृशंस हत्याओं पर जोर शासन किया था। कौन सी पार्टी थी वो? गोरों की। किस तरह से? बहुत सारी हत्याएं कर दी, है ना, और फिर हत्याओं करके जोर जबरदस्ती से शासन कर रहे थे। और दूसरी पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई की अगुवाई की थी। दूसरी पार्टी किसकी थी? अश्वेतों की। उन्होंने क्या किया था? आज इस रंग भेद से आज़ादी की लड़ाई। तो इस तरह से संविधान के लिए निर्माण के लिए दोनों जो संगठन थे वो साथ साथ बैठे। तो दोनों जब आमने सामने बैठे और उन्होंने 2 वर्षों तक लगातार बहस के बाद उन्होंने फिर चर्चाएं भी की, बहस की, 2 वर्ष लगातार बहस और चर्चा में चलते रहे। फिर जो संविधान बनाया वैसा अच्छा संविधान दुनिया में कभी नहीं बना था। इस संविधान में नागरिकों के जितने भी अधिकार, व्यापक अधिकार दिए गए थे, उतने दुनिया के किसी भी संविधान में नहीं दिए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी फैसला किया था कि मुश्किल मामलों में समाधान की जो कोशिश थी, किसी को अलग नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक समुदाय है, ये एक संगठन है, वही अपने सारे फैसले ले लेगा और किसी के साथ बुरा बर्ताव या दुष्ट मानकर बर्ताव नहीं किया जाएगा। इस बात पर सहमति बन गई थी। पहले चाहे कितना भी अत्याचार किया हो, लेकिन हर समस्या के समाधान में अब क्या होगा? सबकी भागीदारी होगी। दक्षिण अफ्रीका संविधान की जो प्रस्तावना है इसी भावना को लेकर बहुत सुंदर ढंग से इसको व्यक्त करती है। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से दुनिया भर के जो लोकतांत्रिक लोग हैं वो प्रेरणा लेते हैं और जितने भी लोकतांत्रिक लोग हैं वो अब क्या करते हैं? दक्षिण अफ्रीका को एक अपना मॉडल मानते हैं, है ना, आइडल मॉडल वो मानते हैं। अब हाल के जिस देश की दुनिया भर में अलोकतांत्रिक तरीकों के लिए अब निंदा की जा रही थी, आज उसे लोकतंत्र के मॉडल के रूप से देखा जाता है। अब तक क्या था कि लोग उसकी बुराई कर रहे थे कि रंग भेद नीति के खिलाफ सारे जो आसपास के पड़ोसी देश हैं और विश्व भर के जो वो बुराई कर रहे थे। लेकिन जब वहाँ का इतना सुंदर, इतना व्यापक, इतना अच्छा जब संविधान बना तो लोगों ने उसकी प्रशंसा करनी शुरू कर दी और एक मॉडल के रूप में उसको देखने लगे।
यह काम दक्षिण अफ्रीकी लोगों के साथ रहने, साथ काम करने और दृढ़ निश्चय और पुराने जितने भी उनके पास अनुभव थे उससे आगे निकलकर एक अच्छा सुंदर समाज बनाने में सबक के रूप में उन्होंने एक समझदारी भरा काम किया। और फिर क्या था, एक बार फिर मंडेला ने फिर अपनी जो मन की बात थी वो लोगों के सामने साझा की। उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है। एक तरफ तो वह पवित्र समझौता है कि दक्षिण अफ्रीकी के रूप में हम एक दूसरे से ये वादा करते हैं कि हम अपने रंग भेदी, क्रूर और दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। पर बात इतनी ही नहीं है, यह अपने देश को इसके सभी लोगों द्वारा वास्तविक अर्थों में साझा करने का घोषणा पत्र भी है। श्वेत और अश्वेत, स्त्री और पुरुष, यह देश पूर्ण रूप से हम सभी का है, ऐसा उन्होंने कहा। तो अच्छा, अब ये देखिए कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी। अभी इतना तो ये हो गया कि वो कुछ नियम बन गए, कुछ कानून बन गए और इस तरह से उन्होंने आपसी सहमति से एक संविधान बनाया। तो इसकी ज़रूरत क्या थी? क्या ऐसे ही नहीं चल सकता था सब कुछ? क्या मुंह से कह के ही हमने वादे कर लिए होते? संविधान ही क्यों बनाया? तो इसका क्या कारण था? तो हमें संविधान की ज़रूरत क्यों हुई और संविधान क्या करता है? तो इस बात के लिए हम फिर से दक्षिण अफ्रीका की तरफ हम लौटेंगे। तो देखो, जो इस नए लोकतंत्र में दमन करने वाले और दमन सहने वाले दोनों ही अब क्या था, समान हैसियत से रहने की क्या बना रहे थे, योजना बना रहे थे। दोनों के लिए एक दूसरे पर भरोसा करना आसान नहीं था, क्योंकि एक दूसरे पे वो भरोसा कर भी कैसे सकते हैं। एक तो प्रताड़ित करने वाला वो समुदाय था और दूसरा सहने वाला था। अब दोनों एक दूसरे पे क्या आसानी से वो क्या भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। उनके अंदर अपने अपने किस्म का डर था, अपनी अपनी तरह के डर थे। तो वे अपने हितों की रखवाली भी करना चाहते थे। वे अब जो बहुसंख्यक अश्वेत थे, जो कार्य लोग थे, इस बात पर भी निगाह बनाए हुए थे कि लोकतंत्र में बहुमत के शासन वाले मूल सिद्धांत से कोई समझौता ना हो कोई। और उन्हें बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक अधिकार चाहिए थे, क्योंकि वो गरीब था, है ना, और पीड़ित भी था। तो उन्होंने अपने लिए कुछ सामाजिक और कुछ आर्थिक रूप से अधिकारों की आवश्यकता थी। उन्हें ऐसा लगा कि ऐसा ना हो कि कोई ऐसा कानून आ जाए कि हमसे ये अधिकार ना मिले फिर से। और जो गोरे लोग थे, यानी कि अल्पसंख्यक थे, उन्हें भी अपनी जो संपत्ति थी और उन्हें जो विशेष अधिकार मिले हुए थे, उन्हें उसकी चिंता सता रही थी। यानी कि दोनों तरफ चिंताएं तो थीं, लेकिन अपने अपने प्रकार की। तो लंबे समय तक जो बातचीत चली, दोनों में पक्ष में जो समझौते का रास्ता फिर अपनाने को वो तैयार भी हुए। गोरे लोग बहुमत के शासन का सिद्धांत और एक व्यक्ति एक वोट को मान गए। अब उन्होंने मान लिया कि बहुमत के जो सिद्धांत होगा और उसमें एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार भी अब मिलेगा। तो वो इस बात पर राजी हो गए और वे गरीब लोगों और मज़दूरों के कुछ बुनियादी अधिकारों पर भी सहमत हो गए कि गरीब और मज़दूर लोग हैं, उनको भी कुछ जो बुनियादी जो अधिकार होते हैं वो मिलने चाहिए। अश्वेत लोग भी इस बात पर सहमत हो गए। अब तो भाई ऐसा तो नहीं कि जो गोरे लोग हैं, श्वेत लोग हैं, वही सहमत होते जाएं, अश्वेत लोगों को भी सहमत होना पड़ेगा। अश्वेत लोग इस बात पर सहमत हो गए कि सिर्फ बहुमत के आधार पर सारे फैसले नहीं लेंगे कि भाई हमारी संख्या ज़्यादा है तो हम कुछ भी कानून बना दें, ऐसा नहीं होगा। वे इस बात पर सहमत हुए कि बहुमत के जरिए अश्वेत लोग अल्पसंख्यक गोरों की जो ज़मीन जायदाद है उस पर कब्जा नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है हमारी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है तो गोरे लोगों की जो संपत्ति है उसे हड़प लें, उस पर कब्जा कर लें, ऐसा नहीं होगा। यह समझौता आसान तो नहीं था, पर इस समझौते को लागू करना और भी कठिन हो गया। इसे लागू करने के लिए पहले तो एक दूसरे पे भरोसा करना ज़रूरी था ना, और अगर वे एक दूसरे पे भरोसा कर भी लें तो फिर क्या गारंटी थी कि आगे चल के इसको तोड़ा नहीं जाएगा। जिसकी सरकार होगी वो तो तोड़ सकता है ना, वो पावर में आ गई है, तो इसकी गारंटी कौन दे सकता था। तो इस भरोसे को जारी रखने के लिए
एक उन्होंने तरीका निकाला। तो उन्होंने जो जितनी भी उन्होंने जिन भी मुद्दों को तय किया और सहमति बनी, तो उन्होंने क्या किया, उनको लिखत पढ़त में ले लिया। केवल बातों पर ही वो चीज़ें नहीं चली, उनको लिख लिया और लिखकर उनको सहमति भी ले ली और बाध्यता भी दे दी कि इनको मानना पड़ेगा। भविष्य में जब शासकों का चुनाव कैसे होगा, उसमें क्या क्या लिखा गया कि जो भविष्य आने वाला है तो उस पर जो शासक होगा वो उसका चुनाव किस तरह से किया जाएगा, तो उसके जो नियम होते हैं वो भी लिख लिए गए। चुनी हुई जो सरकार है क्या क्या कर सकती है और क्या क्या नहीं कर सकती, ये भी लिख लिया गया। और इन्हीं लिखित जो नियम के नागरिकों के भी अधिकार होते हैं, तो पर ये नियम तभी काम करेंगे जब जीतकर आने वाले लोग इन्हें आसानी से और मनमाने ढंग से नहीं बदलेंगे। ऐसा नहीं कि अगर जीतने वाली सरकार आ गई तो उसने अपने मन माफिक उन नियमों और जो नियम बनाए गए उनमें बदलाव कर दिए, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो वे कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। वे इस बात पर भी सहमत हो गए कि ये नियम सबसे ऊपर होंगे, कोई भी सरकार इसकी उपेक्षा नहीं करेगी और ये सब क्या होंगे, लिखित रूप से होंगे। और इन्हीं लिखित रूप से जो नियम थे, जो श्रृंखला थी, इन्हीं को क्या कहा गया, संविधान कहा गया। संविधान रचना सिर्फ दक्षिण अफ्रीका की ही खासियत नहीं है, हर देश में अलग अलग समूह के लोग रहते हैं। तो उनके दक्षिण अफ्रीका के गोरे और काले जितने कटुतापूर्ण तो नहीं हो, पर दुनिया भर में लोगों के बीच विचारों और हितों में तो फर्क रहता है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो न हो, पर दुनिया के सभी देशों को ऐसे बुनियादी नियमों की ज़रूरत तो पड़ती ही है। यह सिर्फ सरकारों पर ही लागू नहीं होता, कितने भी संगठन हो, है ना, तो उसमें कायदे कानून होते ही हैं। अपना अपना एक नियम कानून, कोई भी संगठन बनाया तो उसमें अपने नियम कानून तो बनाए जाते हैं और इस तरह से जो भी संस्था है वो इन नियम कानूनों पर ही चलती है। तो संविधान क्या है, एक लिखित नियमों की क्या है, एक किताब है। तो अभी आ जाता है कि संविधान क्या है। संविधान क्या है, संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है जिससे किसी देश में रहने वाले लोग मतलब नागरिक के बीच आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच के संबंध भी तय होते हैं। संविधान अनेक काम करते हैं जिनमें प्रमुख हैं, पहला ये कि यह साथ रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच भरोसा और सहयोग को विकसित करता है, क्या, संविधान। दूसरा ये स्पष्ट होता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और कैसे फैसले लेने का और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा। तीसरा, यह सरकार के अधिकारों की सीमा को भी तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं। और चौथा, यह समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को भी व्यक्त करता है। जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हों, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहाँ संविधान का होना बहुत ज़रूरी है। ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया, है ना, और फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने भी एक लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी, ठीक है। इसके बाद से ही यह चलन हो गया कि जो भी देश है लोकतांत्रिक देश है उसे अपना खुद का संविधान बनाना होगा। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में के लिए एक संविधान, लिखित संविधान हो, ये ऐसा बहुत ही आवश्यक था।